वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, द राइट टू बी। सेकंड, एडवर्सिटी हैज़ मिलोड द लीडर। ये पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं कि जो नेशन के ऊपर चैलेंजेस है, इसने शायद नरेंद्र मोदी सर का जो ये है नेचर है उसे थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज बिग गोल्स। स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट टॉपिक, फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, द राइट टू बी। इन्हें लिखा है देवाशीष चटर्जी ने, जो कि डायरेक्टर है IIM कोझिकोड के। तो इसमें राइटर कहते हैं, सबसे पहले राइटर के 2 लाइन देख लेते हैं, क्या करें। द एस्पिरेशनल वैल्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन विल मेक सेंस ओनली व्हेन द एवरेज इंडियन रियलाइजेस द फ्रीडम टू बी। मतलब अगर इंडियन पर्सन या एवरेज इंडियन है वो फ्रीडम रियलाइज़ करेगा, तभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं एस्पिरेशनल वैल्यू उन्हें हम देख सकते हैं। तो कहते हैं राइटर कि तुलसीदास ने रामायणा में, जिसके कई वर्जन्स उन्होंने लिखे हैं, उसमें उन्होंने राम राज्य की बात की है। तो ये राम राज्य है क्या? राम राज्य में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे एवरी पर्सन जो अपना काम करने के लिए सपोज किया जाता है वो करने के लिए फ्री था, ठीक है। और कोई भी फियर, सॉरो या डिजीज ऐसी कोई चीज़ राम राज्य में नहीं थी। महात्मा गांधी ने इसे रिकॉग्नाइज किया और राम राज्य के वैल्यू को कहा कि ये तभी वैल्यूएबल है जब सिटीजन एज अ फ्री बीइंग, सिटीजन को ऐसा लगे, तभी यह इम्प्लीमेंट हो सकता है। और महात्मा गांधी ने इसे काफ़ी हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की थी। ओके, अब हाउ आर वी बाउंडेड बाई लॉज। राइटर इसमें कहते हैं कि वी आर ऑल बाउंड बाई लॉज। कैसे? तो कहते हैं कि द फाइनल कोस्ट ऑफ ऑल द लाइफ इज फ्रीडम। अल्टीमेट गोल सारे लाइफ फॉर्म्स का क्या है? फ्रीडम है। और हम सब बॉन्डेज से निकल के फ्रीडम की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं राइटर कि क्या ऐसा है, क्या हमें बाइंड करके रखता है? कहते हैं कि लॉ ऑफ नेचर जो है वही हमें बाइंड करके रखता है। फिर राइटर पूछते हैं कि ये लॉ क्या है? तो ये लॉ कोई भी एक ऐसी फिनोमिनन जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, वही लॉ है। जैसे राइटर ने एग्जांपल दिया कि एप्पल का सीड है, उसे जब बोया जाता है तो उससे एप्पल नहीं आता है, उससे मैंगो या ऐसे कुछ नहीं आता। और फिर वो एप्पल जो है उसके सीड से फिर एप्पल नहीं आएगा। तो एप्पल का सीड बाउंडेड है कि वो अपने जैसे ही एप्पल को प्रोड्यूस करे, ठीक है। और सेम उसी टाइप से बनानास वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता। उसी तरह से फिश बाउंडेड है कि वो स्विमिंग लर्न करे, और ईगल बाउंडेड है कि वो सोर करे स्काई में। ऐसा नहीं है कि ईगल स्विमिंग सीख ले एंड फिश जो है वो सोर करने लगे स्काईज में। ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि हमारा हार्ट एक मिनट में 72 टाइम से बीट करता है, हमारी टेम्परेचर 98.6 डिग्री एफ पे ही बैलेंस है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं राइटर ने। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपको इन रूल्स को तोड़ना है तो आपको अपनी लाइफ को रिस्क में लेना होगा, ऐसा राइटर का कहना है। फिर राइटर कहते हैं कि क्या हम कभी फ्रीडम पा सकते हैं? जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, कैन वी देयर फॉर एवर बी फ्री, क्या हम हो सकते हैं? फिर राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं कि पीपल आर रोप नॉट नॉट। इट मीन्स जैसे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो आप उस प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। जैसा कि राइटर ने कहा कि अगर एक रस्सी के अंदर नॉट बांध दिया जाए, और अगर नॉट लिविंग बीइंग है तो नॉट क्या सोचेगा कि मैं नॉट हूँ, मैं उलझा हुआ हूँ, मुझे सीधा करना है। लेकिन जिस पर्सन ने नॉट बांधा है वो जानता है कि अगर उसने उसे अननॉट कर दिया तो फिर वो वापस रोप हो जाएगी। तो राइटर का कहना है कि पीपल के लाइफ को भी रोप जैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, एंड ऑलवेज अगर प्रॉब्लम आया तो उसे सॉल्व करने के लिए रेडी होना चाहिए हमें। ओके, फिर राइटर का कहना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड फ्रीडम? इज इट जस्ट नॉलेज दैट यू आर नॉट अ नॉट? क्या क्या चाहिए फ्रीडम होने के लिए? तो राइटर का कहना है कि जस्ट आपको यह जानना चाहिए कि आप नॉट नहीं है, आप एक रोप है। मतलब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ थिंकिंग ऑन प्रॉब्लम, थिंक फॉर द सॉल्यूशन। ओके, फिर राइटर का कहना है कि अवेयरनेस, फ्रीडम इंडीड बिकम। ये जो अवेयरनेस है, फ्रीडम है, ये नेचुरल स्टेट्स हैं आपके। तो आपके नेचुरल स्टेट क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मलेस स्टेट? फॉर्मलेस स्टेट की अब बात करते हैं। तो फॉर्मलेस स्टेट, जैसा कि इंडियन क्लासिक विजडम में कहा गया है कि अध्यात्म ही फॉर्म है आपका फॉर्मलेस सेल्फ। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है कि आप अवेयर हैं अपने आप के बारे में, आप अपने आप के बारे में अवेयर हैं, तो आप फ्री हैं, आप फॉर्मलेस स्टेट में हैं। ओके, अभी फिर राइटर कहते हैं कि बॉडी और माइंड, ह्यूमन का बॉडी और माइंड जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसे पावर कौन करता है? आत्मा पावर करता है। इसके बाद राइटर एक एनालॉजी लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी एक हार्डवेयर है, तो माइंड जो है वो उसका सॉफ्टवेयर है, और आत्मा, आत्मा यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के असेंबली को चलने के लिए पावर देता है। सो आत्मा इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइटर कहते हैं कि लिविंग इन द लाइट ऑफ आत्मा,
और सेल्फ, द ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज। स्वराज की ट्रू मीनिंग है कि लिविंग इन द लाइट ऑफ आत्मा या सेल्फ, अपनी आत्मा की लाइट में रहना। और स्वराज का मतलब होता है, जैसा कि पहले से हमें कहा राइटर ने, कि स्वर्ण राज्यते मीन्स सेल्फ इल्यूमिनस एग्जिस्टेंस। ओके, अब राइटर एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हॉट कप ऑफ टी अगर हम पीते हैं तो हमारी लिप्स जल जाती है। अब राइटर कहते हैं कि चाय गर्म है या ठंडा है, ये चाय की प्रॉपर्टी नहीं है। हीट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ टी, बल्कि हीट जो है वो टी के अंदर परवेट कर गया। परवेट करना मतलब टी के अंदर चला गया हीट, और उसकी वजह से टी गर्म हो गई और उसने आपके ओठ को जलाया है, चाय ने नहीं जलाया। चाय के अंदर जो हीट था उसने आपको जलाया। सेम इसी तरह आत्मा जो है वो आपके बॉडी और माइंड के साथ मिक्स हो जाती है, मतलब बॉडी और माइंड को कंट्रोल करती है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। आत्मा आपके वर्ल्ड की एक्सपीरियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारी चॉइसेस क्या होनी चाहिए ऐसी स्थिति में? तो राइटर कहते हैं फ्रीडम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ चॉइसेस फ्रीडम नहीं है। जैसे आपके पास बिस्किट्स में 25 चॉइसेस हैं, शैम्पूज में आपके पास 10 चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, तो ये चॉइसेस फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इज नॉट अबाउट चॉइसेस। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आप आइडेंटिटी कहाँ से लेंगे? ओके, राइटर कहते हैं डू आई गेट द आइडेंटिटी विद द कंपल्सिव, जस्ट अ मिनट, with the compulsive and conditioned mind body, or do I identify myself with the liberation of self refuse level in market? Okay, अब कहते हैं कि आपको आइडेंटिटी कहाँ से आएगी? क्या पॉलिटिकल, सोशल, या ये जो वेलबींग है इसके प्री रिसीव जो प्रिसीव्ड कंसेप्शंस है, क्या उसके हिसाब से आपको मिलेगी? क्या वो आपके लिए है फ्रीडम? क्या वो आपके लिए है आइडेंटिटी? कहते हैं नहीं, इन सब से फ्री होना और एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम कि आपको ऐसा ही करना है, आपको ऐसा ही होना चाहिए, उनसे ऊपर उठ के आप अपनी अवेयरनेस से जो काम करते हैं वो आपकी रियल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, ये राइटर का कहना है। राइटर फिर इसमें एग्जांपल देते हैं कि महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद एक जो है, उसमें यक्ष जो कि धर्मराज ही होते हैं, यक्ष का रूप लेके आते हैं, तो यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से एक सवाल कि व्हाट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अजीब चीज़ क्या है? और जिस पे युधिष्ठिर का जवाब होता है सबसे अजीब बात यह है कि सब एवरी पीपल विल डाई बट दे लिव देयर लाइफ एज इफ, वो कभी नहीं मरेंगे, वो ऐसे जीते हैं, वो ऐसा बिहेव करते हैं मानो वो कभी नहीं मरेंगे और दुनिया पे सदा के लिए आए हैं। फिर राइटर कहते हैं कि द अवेयरनेस ऑफ आत्मा जो है इनहेरेंट इन द प्योर बीइंग, ठीक है, यही हमारा क्या है, बॉडी एंड माइंड को इलस्ट्रेट करता है। और हम फ्रीडम अगर हमें पाना है, हाउ डज वंस एसेस द फ्रीडम ऑफ प्योर अनइंटरप्टेड पावर ऑफ बीइंग, कैसे एक पर्सन प्योर अनइंटरप्टेड पावर ले सकता है अपनी आत्मा के थ्रू, इसके ऊपर राइटर का कहना है। फिर राइटर कहते हैं कि नॉट बीइंग कोऑप्टेड, आपको ये नहीं करना है। फिर आपको स्वराज्य, और फ्रॉम राम राज्य टू स्वराज्य, राम राज्य से स्वराज्य की बात की गई है। ये कैसी जर्नी है? ये जर्नी है टेम्पोरल टू द ट्रांसीडेंटल फॉर्म की, ये सिविक टू द सैक्रेड फॉर्म की जर्नी है। इवन इंडियन जो प्रेम्बल है वो भी कहता है कि एस्पिरेशनल वैल्यू ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी सिटीजन को मिलना चाहिए। बट ये सभी तभी सेंस बनाएंगे, ये सब तभी सही हो पाएंगे जब एक एवरेज इंडियन जो है वो भी रियलाइज़ करे अपनी फ्रीडम को, ना कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी और ये जो मैकेनाइजेशन ऑफ मार्केट है, डिक्टेटरशिप और डिजिटल वर्ल्ड है, इसके अंदर दब के रह जाए। अगर एक एक एवरेज पर्सन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को यूटिलाइज कर पाता है, तभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है वो सार्थक हो पाएगा। एंड लास्ट में राइटर कहते हैं कि स्वराज्य क्या है? स्वराज एक एजुकेशन के थ्रू ही हमें लिबर्टी मिल सकती है, जैसे कि कहा गया पहले, सा विद्या या विमुक्तया, जहाँ विद्या है वहीं विमुक्ति है। तो इंडिया को अगर इन सभी से ऊपर उठना है, सारे बाउंड्री से ऊपर उठना है, तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का हमारे आगे जो एक काला पर्दा छाया हुआ है हमारे आंखों के आगे, जो हमें एक चश्मा पहना के गए हैं अंग्रेज लोग, किस तरह से हमें सोचना है, हमें उसे छोड़ना होगा, हमें सोचने का अपना नज़रिया बदलना होगा, तभी जो राम राज्य की बात है वो शायद सच हो पाए, नहीं तो तब तक के लिए हमें राम राज्य भूल जाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्सिटीज हैड मिलोड द लीडर। अब मिलोड मतलब होता है सॉफ्टन करना, एडवर्सिटी मतलब होता है मिसफॉर्चुनेट या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आई है। तो राइटर कह रहे हैं कि क्या ये जो भी प्रॉब्लम्स आई है हमारे कंट्रीज़ के ऊपर, इसने हमारे लीडर, मतलब यहाँ पीएम मोदी की बात की जा रही है, क्या पीएम मोदी को सॉफ्ट कर दिया है? क्या उनके रवैया, जो उनका बोलने का तरीका था, उनका रिएक्शंस था, उसे डाइल्यूट कर दिया है?
अभी इसके राइटर हैं हरीश खारे सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, दिल्ली में बेस्ड है। ठीक है, देखिए अब राइटर इसमें क्या कहते हैं। राइटर कहते हैं कि अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में पीएम मोदी जो थे वो थोड़े नेशन को करने में थोड़े क्लूलेस टाइप के दिखे। ठीक है, और वो उनके बातों में जो गर्माहट होती थी, जो जोश होता था, वो कहीं ना कहीं लैग किया। इसे दिखाने के राइटर ने लास्ट इंडिपेंडेंस डे का हवाला लिया है कि जब लास्ट इंडिपेंडेंस डे में जब आपने 370 आर्टिकल को स्क्रैप किया था जम्मू एंड कश्मीर से 5 अगस्त को, तब उसके बाद जो लास्ट ईयर का जो टोन था, उससे इस बार काफ़ी कम जोश में मोदी दिखे, पीएम मोदी सर दिखे। अभी की हालत क्या है कि हमें अनईजी सिचुएशन में है, जहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि 12 महीने में ये सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल गई। हमारे ऊपर फॉरेन पावर ने मतलब अटैक भी कर दिया, हमारी जो जैसे कि चाइना ने गलवान वैली में जो क्लैशेस हो रहे हैं, उसके बाद हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक क्रम्बल डाउन कर चुकी है। कोविड-19 की सिचुएशन से हम परेशानी में हैं, और भी कई सारे प्रॉब्लम हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि लगता है ये सारी प्रॉब्लम ने पीएम मोदी को थोड़ा सा सॉफ्टन कर दिया है। ओके, जैसे कि यहाँ कहा है कि डिस्पाइट नीड ऑफ एश्योरेंस दैट नेशन को बहुत ज़्यादा ये चाहिए, पीएम मोदी से एश्योरेंस चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या है कि हमें फॉरेन पावर के साथ हमें क्या करना है कि लिटिल लीडरशिप जो हमारी है वो भी हमें लग रहा है कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हमारी जो लीडरशिप है, हम कंफर्ट जोन में, हमें फॉरेन पावर के साथ मिलके भी रहना चाहिए। बट नेशन को क्या है कि नेशन पे लग रहा है जैसे चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हम कुछ कर नहीं पाए। मतलब हमारी ज़मीन ले ली, गलवान वैलीज़ में क्लैशेस हुए, हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो इससे कह रहे हैं कि लग रहा है जैसे प्री 2014 में जैसे हम हेल्पलेस थे, होपलेस थे, वैसी ही स्थिति में हम फिर से आ गए। इसमें कहते हैं कि डेडली वायरस जो है उसने वो जाने से मना कर दिया, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि मतलब कोरोना वायरस अभी भी इंडिया में अपने पैर पर फैला रहा है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध जो 20 दिन में खत्म हुआ था, ठीक उसी तरह से 21 दिन का हम लॉकडाउन जब मार्च में अनाउंस हुआ था तो कहा था कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद हम विजयी हो जाएंगे और कोरोना हमारे देश से चला जाएगा। बट आज आप देख रहे हैं इंडिया में आज 3rd हाईएस्ट केसेस हैं, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा केस हमारे इंडिया में है। ओके, इसने हमारी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है, काफ़ी हद तक डिवास्टेटिंग कर दिया है, और हमें काफ़ी हद तक इसके लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, और हमें काफ़ी देर तक सफ़र करना पड़ सकता है। अब कहते हैं मिलियन ऑफ फेलो इंडियन जो कि माइग्रेंट वर्कर्स थे, उन्हें वापस जहाँ भी वो काम कर रहे थे, वर्क फैक्ट्रीज बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात कि कोरोना का खतरा, जान खोने का खतरा, जिसकी वजह से वो वापस अपने घरों में आ गए। तो इन सभी प्रॉब्लम को उन्होंने कहा है। फिर कहते हैं राइटर कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, वो शिलान्यास और अयोध्या में जो हो रहा था सेलिब्रेशन, उसमें वो चले गए और उन्होंने फाउंडेशन रखी। इससे क्या होगा कि जो हमारे मुस्लिम हैं, 200 मिलियन मुस्लिम सिटीज़न जो है, उन्हें कहीं ना कहीं क्या लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो काफ़ी ट्रबल में है, मतलब उनका इस देश में कुछ खास मतलब है नहीं, वो डर के मामले में रह रहे हैं। तो पीएम मोदी के पास अब 2 चॉइसेस हैं, जैसे कि क्या है कि वो क्या करें, वो एग्रीवेट कर दें नेशंस को, फॉल्ट लाइन को, मतलब उसे और ज़्यादा वर्स कर दें, और ज़्यादा वर्स करें अपनी इन्हीं हालतों से। एग्रावेट मतलब होता है और वर्स करना, मेक मोर वर्स। ठीक है, या फिर वो कोशिश करें कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालें जिससे ये सिचुएशन बदल जाए। इनके पास 2 ही चॉइस है। ठीक है, अभी डाउट होने लगा है लोगों को किस पे, लीडरशिप पे। नेशन की लीडरशिप क्या सही हाथों में है, जैसे कि चाइना गलवान वैली पे कर रहा है, हमें इकोनॉमी चली गई है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट एट द लेवल ऑफ हाईएस्ट है अभी तक। तो इससे हो रहा है कि राइज हो रहे हैं क्वेश्चंस कि क्या गवर्नमेंट सही हाथों में है, क्या जो हमें चेंज, जो लीडरशिप में जो हमें दिख रहा था पहले 2 बार के इलेक्शंस में, 1 साल पहले इलेक्शन जो हमें दिखा था, क्या ये कैपेबल है मोदी सर इसे करने में। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रैटेजी है हमारे पास किस चीज़ के लिए, जैसे कि स्ट्रैटेजी ऑफ रियोडिक, ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज को इफेक्टिव यूज़ करने की ये मोदी सर की स्ट्रैटेजी है। अब कैसी स्ट्रैटेजी है, कह रहे हैं कि वो काफ़ी एक्सपर्ट है लोगों को कन्विंस करने में। अब उन्होंने जो अपनी नई स्पीच थी उन्होंने काफ़ी कुछ देना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमारे पास थ्री वैक्सीन है, एंटी कोरोना के वैक्सीन है, जो कि अभी तक हमारे पास आए नहीं, ना वो बटे हैं। ठीक है, और जनरली वो क्या कहते हैं, राइटर इसकी बात कर रहे हैं कि जनरली जब भी कोई ऐसी होती थी, जैसे पिछले साल भी उन्होंने दिया था, तो जनरली वो क्या करते थे कि वो एक्सटेंडेड एक्सपोजिशन करते थे, किसकी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज़ की। मतलब वो काफ़ी सारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज़ ऐसे ऐसे नए नए स्कीम्स लाते रहते थे, और फिर वो क्या करते थे, वो अचीवमेंट्स को बार बार दोहराते रहते थे।
वो उन्हें बताते थे। बट इस बार के इस बार के इंडिपेंडेंस डे में ऐसा उन्होंने भाषण के दरमियान ऐसा कुछ नहीं कहा। ये राइटर का कहना है। फिर राइटर कहते हैं कि वो सोबर एंड म्यूटेड थे, हिंदुत्व का कोई ट्रम्पिज्म का प्रोपेगेंडा उन्होंने नहीं कहा, और इसकी वजह से हो सकता है कि जो उनके हिंदुत्व के फॉलोअर हैं वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो जाएं कि आपने हिंदुत्व के एजेंडा के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर उन्होंने प्रोनाउंस नहीं किया क्या। अब यहाँ राइटर कहते हैं कि नेहरूवियन मतलब नेहरू के टाइम की जो रिपब्लिक थी उसकी डेथ हो गई है, और हिंदू पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है वो मतलब नरेंद्र मोदी सर से उदास है कि उन्होंने हिंदुत्व के इसका ट्रम्पिज्म के बारे में नहीं कहा, उन्होंने हिंदुत्व का नारा नहीं लगाया, जिससे अगर लगा देते तो नेहरूवियन पॉलिटिक्स की डेथ और हिंदुत्व पॉलिटिकल कम्युनिटी की इसकी विजय की बात बढ़ चढ़ के सामने आती। ठीक है, अब हो सकता है कि इसमें राइटर का कहना है कि हो सकता है पीएम मोदी ये राम मंदिर रामलला में जो राम मंदिर बन रहा है इस बात को वो अपने नेक्स्ट किसी इलेक्शन के लिए इस वेपन को बचा के रख रहे हो। ठीक है, एंड फिर राइटर का कहना है कि उन्होंने कहीं पे भी अपने भाषण के दरमियान कहीं पे भी उन्होंने चाइना और पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया, जो कि होना चाहिए था। इवन नरेंद्र मोदी ने जो हमारे बीच में अभी चेन्नई में अभी जो हुई थी, क्या समिट हुई थी, नॉन फॉर्मल समिट हुई थी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में, उसके कारण लग रहा था कि हमें क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हो चुके हैं और शायद चाइना हम पे कभी अटैक नहीं करेगा, बट हमें ह्यूमिलिएशन सफ़र करना पड़ा, वो भी मिलिट्री काइंड का, जो कि बहुत ही गलत बात हो गई। तो अब कहते हैं कि अब इनका जो फार्मूला है LOC to LAC मतलब हमें पाकिस्तान से नहीं, अब हमें चीन से ज़्यादा अच्छे से डील करने की ज़रूरत है, ये इनका है। ये भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा। फिर मिडिल क्लास की बात करते हैं कि मिडिल क्लास को मंदिर से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो मंदिर बिजनेस है एंड योगी आदित्यनाथ टाइप की जो आप गवर्नेंस कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आप जानते हैं किसके लिए फेमस है, तो राइटर का यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ टाइप की जो आप गवर्नेंस कर रहे हैं और आप जो मंदिर का बिजनेस कर रहे हैं, इन सभी से काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंदू प्रोफेशनल्स और मिडिल क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी के भाव में है, और उन्हें इनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी नहीं हो रही है। तो आप इसे डील करने की ज़रूरत है, मिडिल क्लास को आपको अच्छे से डील करने की ज़रूरत है, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। फिर ग्रैंड विज़न जो आपका था आत्मनिर्भर भारत, वो कभी नहीं आ सकता है जब तक कि आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल स्किल टैलेंट्स की बात थी, वो मिडिल क्लास के बिना कभी नहीं आ सकता है। फिर मिडिल क्लास की जो है न्यू इंडिया का जो इमेजिनेशन है वो भी मिडिल क्लास और मोबिलाइजेशन ऑफ मिडिल क्लास के बिना वो संभव नहीं है, वो भी आप नहीं फुलफिल कर सकते हैं। तो ये मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस के ऊपर राइटर ने बताया। देन आफ्टर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, फिटनेस और ये डायलॉग की वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमरजेंस और नेशनल इमेजिनेशन की बात कही है। अब देखिए 6 ईयर्स में मोदी साहब, ऐसा राइटर करना है कि 6 ईयर्स में मोदी साहब रन आउट ऑफ एनिमीज, उनके पास दुश्मन ही खत्म हो गए हैं जिनके नाम पे वो क्या करें, मॉब्स को या पीपल को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, जिनके खिलाफ वो एक्शन ले सकें। तो हो सकता है कि इसकी वजह से उन्हें कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। द ओनर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू हेल्प कंट्रीज इरेडिकेट सेल्फ आउट एंड क्वासी सिविल वार इन द सिंकिंग इकोनॉमी, मतलब नरेंद्र मोदी की जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए वो भी कहीं कहीं लोगों को लग रही है कि वो इकोनॉमिक स्ट्रगल के टाइम में हमें हेल्प करने में मदद है। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। एंड द नेशन इज entitled to ask him to grow out the deeply ingrained triangulation and become the more and more leaderful। ओके, तो इसमें कह रहे हैं कि नेशन को और क्या करनी चाहिए, नेशन को मतलब उनसे नरेंद्र मोदी को अब ये जो भी दिक्कत परेशानी आ चुकी है देश में उसके ऊपर टफ तरीके से डील करना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जो भी प्रॉब्लम है हमारे देश में उन्हें टफली डील करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट ऑन पनिशिंग प्रशांत भूषण। अब ये देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि प्रशांत भूषण सर ने ट्वीट किया था, 2 बार ट्वीट किया था, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पनिशमेंट दे दी है। तो इसे ऊपर ही कह रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी था, क्या इसे करना जरूरी था, ये राइटर्स के अपने व्यूज़ हैं। तो कहते हैं कि फाइंडिंग प्रशांत भूषण गिल्टी ऑन कंटेम्प्ट रिफ्लेक्ट्स लो थ्रेशोल्ड फॉर क्रिटिसिज्म, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण सर का गिल्टी पाया जाना यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्रिटिसिज्म को सहने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं रही है। जैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिफ्लेक्ट्स पुअरली इंस्टीट्यूशनल टॉलरेंस ऑन द क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब देखिए जजमेंट ऑफ 3 बेंच ने क्या किया, शो मोटो कंटेम्प्ट में उन्होंने प्रोसीडिंग की और प्रशांत भूषण सर के 2 ट्वीट्स के ऊपर किया। 108 पेज की ओपिनियन आई थी जिसमें कहा गया था कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही मतलब
ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की तरह डील किया जाना चाहिए, ये जो भी उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा। अब उन्होंने फर्स्ट ट्वीट में क्या लिखा था? उन्होंने फर्स्ट ट्वीट में लिखा था कि इमेज ऑफ जस्टिस किन का, ऐसे बॉबडे, इन्हें क्या कहा था कि ये काफ़ी क्रिटिकल रिमार्क्स मारा था। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो फंडामेंटल राइट वायलेशन, एग्जीक्यूशन एंड अनलॉफुल व्यू ऑफ एब्सेंस ऑफ फिजिकल हियरिंग, ठीक है, इनके ऊपर कहा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि सीजेआई को जो है उनकी मतलब इमेज जो थी वो डिसमिस होने लगी, मतलब इमेज के ऊपर दाग लगा। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर दाग लगना ये सही नहीं है। तो इसीलिए कहा कि इन्हें पनिश करना होगा। फिर उन्होंने सेकंड ट्वीट भी दिया। सेकंड ट्वीट में उन्होंने क्या कहा कि लास्ट के जो हमारे 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 ईयर्स में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया लास्ट 6 ईयर्स में 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और इसके ऊपर उन्होंने बिना किसी ट्रायल के फैसला सुना दिया और प्रशांत भूषण को ब्लेम कर दिया। अब देखिए इसे कैसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि पहले भी जो हुए हैं, जैसे कि यहाँ देखिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्यूज़ किया गया था उनके ही कलीग्स द्वारा कि वो एग्जीक्यूटिव और इन्फ्लुएंस का यूज़ करके, अपने पावर का यूज़ करके क्या करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स कर लेते हैं, अपने हिसाब से आउटकम्स जो है वो फेवरेबल ले लेते हैं। अभी देखिए इसमें फिर दूसरी बात राइटर कहते हैं कि जो पॉलिटिकल ओपिनियंस है उसे भी मतलब नहीं नज़रअंदाज कर सकती कि लास्ट 4 सीजेआई के टाइम में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है ओपिनियन उनके बदले होंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई होगी। तो ये राइटर का कहना है कि अगर आपके फॉर्मर ही कलीग्स आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं ताकि फेवरेबल आउटकम्स वो ले सकें, तो फिर आप अगर प्रशांत भूषण सर ने ऐसा किया तो आप इसे कैसे बिना किसी हियरिंग्स के आप ये कह सकते हैं कि ये इमेज को ख़राब कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इमेज के ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आप फॉर्मर जो सीजीआईज के जो कलीग्स थे, आप उनके ऊपर भी कुछ ऐसी कंटेम्प्ट्स की कीजिए। मतलब ऐसा वो एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं, बट लग रहा है ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बिग गोल्स और नरेंद्र मोदी 7th इंडिपेंडेंस डे स्पीच। अभी नरेंद्र मोदी सर के 7th इंडिपेंडेंस डे स्पीच के ऊपर फिर से एक आर्टिकल है। इसमें कह रहे हैं कि वाइल सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ गवर्नेंस चैलेंजेस, मतलब इंडिया को सेलिब्रेट करने के दरमियान जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं इसके ऊपर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। अब देखिए हमारे देश में क्या हुआ कि हमें 2 चैलेंजेस हैं। राइटर इसमें कहते हैं कि इंडिया के पास 2 चैलेंजेस हैं, मतलब राइटर इसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला है कि कोविड-19 की सिचुएशन है। फिर क्या है कि एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब ये चाइना ने जो गलवान वैली में क्लैश किया उसके ऊपर है। अब कहते हैं कि पीएम मोदी हमेशा अपने ओरेटोरियल स्किल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और पर्सन्स की अटेंशन और लेते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर के अटेंशन के वर्थ जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है, और जो नहीं होती उन पे बातें करते हैं। फिर कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात कहा है, ये सारे राइटर्स के व्यूज़ हैं, ओके। फिर क्या है कि उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की है। अब इससे क्या होगा कि इससे होगा कि ये पता चल रहा है कि वो इनकरेज करना चाह रहे हैं हेल्थ वर्कर को और सबको अवेयर कर रहे हैं। तो इससे जाहिर है कि इससे सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड उनके सर, मोदी सर के हेल्थ में क्या बात है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है और इनके ऊपर जाहिर है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो भी बातें थी वो फिर से रीइनिशिएट होगी, मतलब अलग तरीके से लोग काम करेंगे, फिर से पुनर्विचार करेंगे, ठीक है, और फिर से अच्छी तरीके से उन पे काम होगा। फिर जल जीवन मिशन जो है, एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, बैंकिंग, कुकिंग गैस, ये सब क्या है वो इंडिया में हाई रेट से इक्विप होने लगेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने स्लोगन दिया वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मतलब लोकल लोकल सामान, जो लोकल यूज़ के सामान है, जैसा कि मोदी सर ने कहा था लॉकडाउन के टाइम में आपको इन्होंने काम दिया, तो आप इनके लिए आवाज़ उठाएं। ये बहुत ज़्यादा ब्रांडेड सामान होने की तुलना में, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड इंटरनेशनल ब्रांड्स के पीछे जाने की तुलना में आप लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित करें, तो देश के लिए अच्छा होगा। फिर मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, ये सारे क्या हैं, ये इन्होंने बस इन्हें रिपीट किया, ये पुराने वर्ड थे, इन्हें इन्होंने फिर से रिट्रेट किया अपने इसके दरमियान, अपने भाषण के दरमियान। तो इससे क्या होगा कि ये सभी में थोड़ा सा एक एनर्जी देगा और जिसकी वजह से ये काम फिर से तेज़ी से होने लगेंगे, ओके। अनाउंसमेंट ऑफ न्यू स्कीम एंड चैलेंज। अब इसमें राइटर क्या करना चाहते हैं कि जब भी देश में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो क्या किया जाता है कि न्यू स्कीम्स को अनाउंस कर दिया जाता है और जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी देश के सामने एक्चुअल चैलेंज है, उन्हें कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, मतलब उन्हें छिपा दिया जाता है नए स्कीम को अनाउंस करके, ठीक है। जैसा कि सैटरडे के आर्टिकल में भी राइटर ने कहा था कि जब भी कोई होता है फेरी टेल्स की बात हो जाती है। फेरी टेल्स के बारे में कहा था कि अगर कोई भी नेशन के सामने प्रॉब्लम हुई तो
मिनिस्ट्रियल लेवल पे मीटिंग हो जाती है, डील्स हो जाते हैं, बिजनेस डील्स हो जाते हैं और ओरिजिनल प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है और लोगों को लगता है कि सॉल्यूशन हो गया। अब बात कर रहे हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड सारे इंडियंस को मिलना है। अब राइटर का कहना है कि आप आईडी कार्ड दे देंगे, लेकिन आईडी कार्ड तभी यूज़फुल होगा। रियल इशू तो यहाँ ये है कि लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उसकी लैक रियल इशूज़ है। आप हेल्थ आईडी कार्ड दे के क्या करेंगे अगर कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं रहेगी हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, फैसिलिटीज़ में, तो फिर आप क्या करेंगे। वहाँ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वहाँ अच्छी फैसिलिटीज आए, हमें डिजिटाइजेशन भी चाहिए, बट इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज का ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमें एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए और उसके बाद हमें डिजिटाइजेशन भी चाहिए, हमें हेल्थ आईडीज भी चाहिए। ठीक है। अब कह रहे हैं कि टाइट रोप ये जो वॉक है, टाइट रोप वॉक मतलब हुआ काफ़ी डिफिकल्ट। ठीक है, जो एक तरफ से हमें क्या करना है, हमें ग्लोबल जो भी सामान है उनका सब्स्टिट्यूट करना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चर थिंग का सब्स्टिट्यूट, सो दैट इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो सके, और दूसरी तरफ हमें ग्लोबल पार्टनरशिप को भी मेंटेन करके रखना है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये टाइट रोप वॉक जैसा है। ओके। इंडिया सक्सेस, अब इंडिया का सक्सेस क्या है, इंडिया ने एफडीआई को निकालने में सक्सेस कर लिया और फिर वो पीपीई किट्स बनाने में भी है, तो इसे ये अच्छी बात कहते हैं। फिर कहते हैं कि हमने वसुधैव कुटुंबकम को अपना प्रिंसिपल बताया है। ठीक है। अब लेकिन राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, वो राम टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन अयोध्या में हो रहा है जिसके शिलान्यास के लिए मोदी सर गए थे, तो उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी सपोर्ट है। तो अब कहना चाह रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के फ्यूचर के ऊपर, इसे देखने की ज़रूरत है। इंडिया इसे कैसे डील करता है इसे देखने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर कम्युनिटी की पूरी हेल्प होगी, ठीक है, तभी हमारी जो प्रोग्रेस है वो अच्छे तरह से हो पाएगी। फुल कम्युनिटी की अगर प्रोग्रेस हुई तो। लास्टली राइटर कहते हैं कि ट्रम्प जो है अगर वो इक्वली शेयर नहीं किया गया, मतलब अगर आपने विजय में सबको हिस्सा नहीं बनाया, तो वो विजय आपकी किसी काम की नहीं है। मतलब विक्ट्री अगर इफ़ नॉट इक्वली शेयर्ड आर नॉट ट्रम्प्स एट ऑल। ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और हमें सपोर्ट, हम चाहेंगे कि आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल, और सबसे इंपॉर्टेंट आप हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें, सो दैट हम अच्छी वीडियोज़ बना सकें। ओके। थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए।